गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैनेजमेंट थॉट्स के स्कूल गए हैं, यानी अगर पास्ट से प्रेजेंट तक में देखें कि कैसे मैनेजमेंट डेवलप हुआ, क्या बेस था जिसमें उन्होंने अपने थॉट्स दिए। जितने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इस तरह के स्कूल्स में। इसको कहते हैं स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ये एक चेन है, बैक टू बैक एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि क्या है एक्चुअली मैनेजमेंट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और किसी भी थ्योरी को, अगर मैनेजमेंट की थ्योरी की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसके स्कूल्स पता है या नहीं। अगर एक मैं देसी भाषा में कहूं तो इट मे बी अ टाइम लाइन, मतलब कहां से कहां तक कौन से अप्रोच को डेवलप किया गया, फिर कहां से कौन सा अप्रोच नया आया। एक शब्द बताती हूं मैं आपको, कॉन्टिनम। यहां एक चीज ध्यान रखना, कॉन्टिनम है। कॉन्टिनम क्या होता है? एक इस तरह का टाइम पीरियड होता है जब एक किसी अप्रोच का पूरी तरह से खत्म नहीं होना होता है और दूसरा भी पूरी तरह से आया नहीं होता है। कुछ इस तरीके से समझ लो, जैसे सुबह के टाइम जिसे हम प्रभात शब्द कहते हैं, है ना, डस्ट टाइप होती है ना प्रभात, वो क्या है? जब रात पूरी गई नहीं है और अभी दिन पूरा आया नहीं है, तो ये जो मिला जुला प्रभाव सा होता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टिनम, राइट। तो किसी भी टाइम पीरियड को अगर आप रिलेट करोगे तो इट मस्ट बी अ कॉन्टिनम। तो आज हम जैसे कि मैनेजमेंट थॉट्स के स्कूल्स को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कॉन्टिनम पीरियड होता है। कॉन्टिनम पीरियड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये जो मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, ये यूपीएससी, आरपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सब में जिस भी तरीके के कंपटीशन के पेपर होते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, टीचिंग का हो, स्कूल टीचर्स का हो, उन सब में ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज अगर आपको स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स की बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करूं कि थ्योरी क्या होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। थ्योरी का मतलब होता है एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन होता है, यानी स्पष्टीकरण होता है जो कि रिलेट करता है किसी भी प्रिंसिपल को आज के टाइम से रेलेवेंसी क्या है, राइट। तो किसी भी टाइम पीरियड का अगर उसके प्रिंसिपल के साथ में और आज की सिचुएशन के साथ में रिलेशनशिप की बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड अ थ्योरी। और इससे क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई एक रीजन क्लियर होता है। लोग क्यों इस काम को करें और क्यों इस काम को ना करें, इसके लिए एक रीजन क्रिएट होता है। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पे जिस तरीके से 7 स्कूल्स बता दिए हैं मैंने, 7 थॉट्स हैं, उनको आज की क्लास में मैं क्लियर कर रही हूं। अगर टाइम पीरियड देखोगे 1760 से लेकर के 2020 लेटेस्ट तक लेके आई हूं, और इस 1760 से लेकर के 2020 तक के इस पूरे टाइम पीरियड में हम 7 तरह के अप्रोच की बात करेंगे कि 7 तरह के अप्रोच में हमने मैनेजमेंट को समझा है। अगर सबसे पुरानी अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज अ क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल क्या है ये बताती हूं। फिर आता है बिहेवियरल, क्वांटिटेटिव, सिस्टम, कंटिजेंसी एंड क्वालिटी। इस तरह के स्कूल्स की जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले समझो क्लासिकल अप्रोच क्या है। देखो, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, आप मेरे पिछले कई वीडियोस में देखोगे, मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में पूरा थॉरोली बताया है कि क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और क्या कैसे कब हुआ। क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को अगर आपको समझना है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझना जरूरी है। सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो हुई थी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तभी इस स्कूल का डेवलपमेंट हुआ था। यानी पहली बार जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने जब मास प्रोडक्शन किया था अपनी फैक्ट्रीज में, तब उन्होंने इस मैनेजमेंट थ्योरी को फॉलो करना शुरू किया या उसका ओरिजिनेशन हुआ था। और सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूं तो ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले अप्लाई हुआ था ये थॉट। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें नई टेक्नोलॉजी को, उसमें उन्होंने पैसा लगाया था, उसको कैपिटलाइज किया था। दैट्स व्हाई दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द सिस्टमैटिक वर्क, राइट। तो उन्होंने इस क्लासिकल अप्रोच को जो डेवलप किया था, उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को ये कहा, अपने गुड्स का एक स्टैंडर्ड डेवलप कीजिए, यानी एक पैमाना, एक मानक तय कीजिए, ताकि कि
फॉलो किया जा सके, उस स्टैंडर्ड को, लोग क्वालिटी को समझ सके। और इसमें क्या हुआ था, लेबर और मटेरियल का कांस्टेंट फ्लो गया था। कांस्टेंट फ्लो का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के उसका लगातार बहाव, यानी लेबर में और मटेरियल में कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ था, तभी हम ये मैनेजमेंट की थ्योरी को डेवलप कर पाए थे। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि हमें ये पता हो कि प्लान कैसे करना है, किसी चीज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे उसे लीड करना और कंट्रोल कैसे करना है। अगर हमने ये काम किया तो उन्होंने ये कहा, आप किसी भी चीज को अगर डेवलप करना चाहते हो तो क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से आपको काम को करने का बेस्ट तरीका पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, जो क्लासिकल अप्रोच है इसमें दो तरह के थॉट्स डेवलप हुए थे। ध्यान देना, दो तरह के थॉट्स की बात कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे में जानकारी नहीं रखते, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द ओनली अ सिंगल क्लासिकल अप्रोच। लेकिन आपको दो क्लासिकल अप्रोच के बारे में ध्यान रखना है। एक तो थी क्लासिकल साइंटिफिक स्कूल और एक थी क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल। मैंने मैनेजमेंट के स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था कि मैनेजमेंट किस तरीके से साइंटिफिक है और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो जरा सा ध्यान दो, जो साइंटिफिक अप्रोच थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट पे फोकस किया गया था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस स्कूल था उसमें उन्होंने किस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी काम को, या काम के फंक्शंस को ऑपरेट कैसे करेंगे, उनको उन्होंने बताया था। तो साइंटिफिक अप्रोच तो दिया गया था एक्चुअली FW टेलर की तरफ से, यानी इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर्स जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें ये चीज को क्लियर बताया गया था चार्ल्स बेबेज की तरफ से। ध्यान देना, नाम ध्यान से सुनना। चार्ल्स बेबेज ने अपनी बुक जो है इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने बताया था कि साइंटिफिक क्लासिकल अप्रोच क्या है। और उन्होंने ये बताया था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं कुछ डेफिनेट होते हैं, और उन्हीं को एग्जिस्टिंग डेफिनेट प्रिंसिपल्स को फोकस करते हुए उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो होना जरूरी है, श्रम का विभाजन होना जरूरी है। तो जितना भी उनका ये पूरा थॉट था, वो उसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो था वो यही था कि किसी भी तरीके से लेबर का डिवीजन होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए। उसी अप्रोच पे चार्ल्स बेबेज ने जो अप्रोच दी थी उसी पे आगे बढ़ते हुए टेलर ने अपना एक अप्रोच दिया था जिसको टेलरिज्म भी कहते हैं। उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया था, और उन्होंने फैक्ट्री प्रॉब्लम्स में साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया था। उन्होंने लेबर, टूल्स और टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। किसी भी काम को बेहतरीन अगर करना है तो यू मस्ट डू फोकस ऑन द ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर, टूल्स एंड टाइम। उन्होंने 4 की गोल दिए थे कि किसी भी मैनेजमेंट का साइंस डेवलप किया जाए, किसी भी काम को साइंटिफिकली किया जाए, उनके वर्कर्स को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली एडुकेट किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और कोऑपरेशन डेवलप किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट 4 गोल्स थे उनके कि किसी भी काम को बेहतरीन करना है तो ये काम करना पड़ेगा। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कोर आइडिया दिया था वो टाइम और मोशन स्टडी से दिया था। मैं बहुत सारी चीजें एक साथ बता रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, आप ये चीजें अलग अलग टुकड़ों में पढ़े हुए हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टोरी फ्रेम में बता रही हूँ, तो आपको ये पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होने वाली है कि मैनेजमेंट थॉट्स में किसका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, राइट। तो इसके अलावा जो होना था, उन्होंने वर्क ब्रेक को भी इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान देना, जो टेलर है उन्होंने स्पेशलाइजेशन को, वर्क ब्रेक को, पीस रेट सिस्टम को, जिसको डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहते हैं, उसको उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद टेलर के काम को फिर आगे बढ़ाया गया था हेनरी गेंट ने। हालांकि उनके साथ भी काम किया था, हेनरी गेंट ने टेलर के साथ भी काम किया था, लेकिन साइंटिफिक स्कूल्स में अगर टेलर ने जो काम किया उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ऑथोरिटेरियन जो मैनेजमेंट है उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने गैंट चार्ट को डेवलप किया और उन्होंने कहा कि रिवार्ड, अगर वर्कर को रिवार्ड करना है तो बोनस सिस्टम को डेवलप करना होगा। और उन्होंने इस चीज को एडवोकेसी की कि अगर आप बोनस सिस्टम डेवलप नहीं करते हो तो मान के चला एक लेबर अपनी तरफ से बेस्ट नहीं देगा, उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव और मॉनेटरी टर्म्स में रिवार्ड मिलना जरूरी है। तो गेंट ने ही गेंट चार्ट डेवलप किया था और गेंट ने ही बोनस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम कहें क्लासिकल साइंटिफिक थिंकर्स जो थे, जो जिन्होंने मैनेजमेंट के टॉट्स हमें सिखाए थे, उन्होंने कहा था हर चीज को एनालाइज करो, यानी विश्लेषित करो, फिर इफेक्टिव मेथड्स जो है उनको सीखो, अपने
उन्होंने जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यूअस वे में या कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना जरूरी है। प्लान साथ के साथ चलना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि इस प्लान के लिए क्या काम किया जाना चाहिए, कंट्रोल किस तरीके से होगा, ऑर्गेनाइज किस तरीके से होगा, ना केवल काम बल्कि काम को करने वाले भी, यानी वर्क और वर्कर दोनों को अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं या कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो आपके गोल्स है वो अचीव नहीं हो सकते। तो यू मस्ट बी फोकस ऑन द वर्क एज वेल एज द वर्कर, राइट। तो अब दूसरी जो क्लासिकल अप्रोच थी जिसको हमने क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहा था, मैंने पहले बता दिया क्लासिकल साइंटिफिक भी है और क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है वो है एक्चुअली हेनरी फ्यूल की। उन्होंने ये कहा था कि हर एक काम को करने के लिए एक स्किल होती है और उस स्किल को सीखा भी जा सकता है और उसके पास में वो होती भी है, सिखाया जा सकता है, वो उसके पास इम्बाइब्ड भी होती है। अगर यूनिवर्सल मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में फेओल ने कहा था 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, द थर्ड वन इज कमांडिंग एंड द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग। Without having the planning, organizing, commanding, coordinating and controlling, you cannot do the best work, right? तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल में जैसा हेनरी फ्यूल ने काम किया उसी को काम को आगे बढ़ाया था मैरी पार्कर फॉलेट ने। मैरी पार्कर फॉलेट ने फोकस किया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने लोगों से साथ में काम करना है तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहा है तो ग्रीवेंस हैंडलिंग होना चाहिए, जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा होना जरूरी है। इसमें ह्यूमन एलिमेंट को फोकस किया गया था फॉलेट की तरफ से, राइट। मैरी पार्कर फॉलेट, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हुए हैं। उन्होंने एम्फसाइज किया था कि किसी भी काम को चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए या ग्रुप के द्वारा किया जाए उसमें मोटिवेशन डेवलप होना बहुत जरूरी है और ये खोजा जाना बहुत जरूरी है कि लोगों में डिससेटिस्फेक्शन क्यों होता है और इस डिससेटिस्फेक्शन को किस तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद में अगर क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल में ही बात करते हैं तो फॉलेट के साथ साथ चेस्टर आई बर्नार्ड ने भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो जो अपनी अथॉरिटी को हमेशा साबित करने में लगे रहते हैं या इम्पोज करने में लगे रहते हैं, उन्होंने इस चीज को आर्ग्यू किया था। उन्होंने ये कहा था कि बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं फॉलो किया जाता, क्यों मैनेजरशिप को थोपा जाता है। और उन्होंने मैनेजर्स को आगाह भी किया था कि एक तरह से कॉशन भी किया था, चेतावनी भी दी थी कि कोई भी काम अगर आप किसी चीज को ऑर्डर दोगे तो लोग नहीं मानेंगे, आप उनसे सलाह करके उनको समझा करके अगर काम करवाओगे तो ईच एंड एवरी पर्सन विल प्लीज टू ज्वाइन यू, राइट। तो ये चीज चेस्टर आई बर्नार्ड ने बात कही थी और इसमें जो अभी तक जो आपकी क्लासिकल अप्रोच रही थी उसकी कुछ मुश्किलें भी आई थी, उसको हम लिमिटेशन फॉर्म में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव कहना चाहिए, रिजिड डिसीजन मेकिंग हो रही थी तो लोगों ने इसको ज्यादा पसंद नहीं किया था और जो लोगों के साथ जो काम का कमिटमेंट था उसमें लोगों को कमिट करने की आदत नहीं थी, उसमें कमी थी, लैक ऑफ कमिटमेंट था, इसलिए भी काम उस गोल को जो दिमाग में रख के काम को डेवलप किया गया था वो नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ था, जो अब्राहम मैस्लो आए थे उन्होंने भी इस काम को आगे बढ़ाया था और उन्होंने ये कहा था कि क्लासिकल स्कूल के बाद में बिहेवियरल स्कूल भी होना चाहिए। उन्होंने नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी डेवलप किया था और ये कहा था कि सबसे पहले आप ये देखो कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो और उसके बिहेवियर को कैसे बदल सकते हो। तो फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर सेंट्रली to understand the human needs, motivation and their behavior। तो ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ये कहा कि आज के मैनेजमेंट स्कूल को अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो मैनेजर को ये जानना बहुत जरूरी होगा कि उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो काम से किस तरीके से इच्छा जोड़ते हैं। उनको कोऑपरेशन और कमिटमेंट डेवलप करने के लिए उन्हें एनलिस्ट किया जाना चाहिए और जो टैलेंट है, एनर्जी है या उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको किस तरह से एक्सप्लोर करना है और उनको बढ़ाना है। इस तरीके की अप्रोच उन्होंने बिहेवियरल में दी थी जो कि मास्लो ने बहुत फोकस किया था। उसके अलावा अगर मैं कहती हूँ क्वांटिटेटिव जो अप्रोच थी, क्वांटिटेटिव स्कूल का जो मैनेजमेंट थॉट्स थे उसमें मैथ्स को अप्लाई किया गया था कि मैनेजमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको मैथ्स से अप्लाई करके आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो और वर्ड सेकंड जो हुआ था
जो 45 के बाद का जो टाइम था, उस टाइम पे ये जो अप्रोच है ये डेवलप हुआ था। टाइम पीरियड आप देखिए, अगर आप देखेंगे 1780 के बाद से क्लासिकल अप्रोच आ गया था, बिहेवियरल 1900 में आ गया था, क्वांटिटेटिव जो है 1940 के आसपास आया था। तो आपको मालूम है 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो जितनी भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए या रिसॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ढूंढा गया मैथ्स, और इसमें हर बिजनेस के हर एस्पेक्ट में मैथ्स को अप्लाई करना जरूरी समझा गया। और उन्होंने कहा किसी भी काम को करने के लिए क्वांटिटेटिव फॉर्म में अगर एक सिस्टम डेवलप किया जाए, अगर एक मैथ्स का बेस तैयार किया जाए, तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सिस्टम स्कूल आ गया था। सिस्टम स्कूल का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1980 के आसपास हुआ था, और उसमें ही कहा गया था किसी भी काम को करना, किसी भी संस्था में अगर एक सिस्टम की बात करेंगे तो एक सिस्टम किससे बनता है? देखो, लोगों से बनता है, मनी से बनता है, इक्विपमेंट से बनता है और प्रोसीजर से बनता है, राइट। तो अगर हम कहें पीपल, मनी, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर जो है उससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, तो यही क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और सिस्टम थ्योरी का एक बेस था। और इससे मैनेजर को अपने एक स्पेसिफिक डिसीजन को मेजर करने के लिए बहुत बड़ा सहायता मिलती है। इसके लिए ना केवल गेम्स डेवलप किए गए थे, सिमुलेशन किया गया था, थ्योरीज डेवलप की गई थी, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरीज में इन्वेंट्री मॉडल्स, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन रूटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको आप प्रॉफिट वॉल्यूम, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम भी कहते हैं, वीईपी भी कहते हैं, वो सब किया गया था। और सिस्टम अप्रोच में ये कहा गया था कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के रूप में, तंत्र के रूप में देखते हैं, तो आप ये हमेशा ध्यान रखो, उसमें कुछ चीजें हम डालते हैं जिनको हम इनपुट कहते हैं, उसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर इनपुट की बात करेंगे तो हम क्या क्या इनपुट करते हैं? पीपल, इंफॉर्मेशन, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटीरियल, सप्लायर्स, फाइनेंस, ऑल द थिंग्स आर काउंटेड एज अ इनपुट। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम वर्कफोर्स को यूज करते हुए, उनके एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए, उनकी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और वी गेट द आउटपुट। और किस फॉर्म में? मे बी they are production or the service or the profit or loss or the customer satisfaction or the ethical behavior or the socially responsible behavior, all that things are counted as a output। अब एक चीज ध्यान रखो, सिस्टम में आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनपुट से प्रोसेसिंग हुआ और आउटपुट निकल गया और बात खत्म, नहीं। एक कंटिन्यूअस वे में काम चलता है, और कंटिन्यूअस वे ही ये बताता है कि इनपुट में बेस्ट तभी जाएगा जब आप आउटपुट पे फोकस करोगे, और आउटपुट तभी बेस्ट आएगा जब आप इनपुट और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करोगे। तो ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, राइट। तो ये हो गया था हमारा जो सिस्टम अप्रोच है। अब कंटिजेंसी अप्रोच जो था वो करीब 2000 के आसपास आने लग गया था। वो ये कहता है किसी भी सिचुएशन के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, किसी एक बात को आधार बनाकर उस सिचुएशन को आप तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स होते हैं उन पर फोकस किया जाना जरूरी है, उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी इंटीग्रेटिव अप्रोच को ये डेवलप करता है और समराइज करता है, इट ऑल डिपेंड्स। इस चीज को, इस डिवाइस को ये फोकस करता है, और उसमें ये कहता है मैनेजर को अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट को और बहुत सारे ऑप्शंस को हमेशा कंसीडर करना चाहिए, देन ही और शी कैन मेक अ गुड डिसीजन। यानी मैनेजर को स्टे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किसी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अनेक हो सकता है और किसी भी अनेक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज थी, ये एक मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना होगा, तभी वो अपने कंटिजेंसी स्कूल्स को फोकस कर सकता है। अब आगे की बात करते हैं, जो इसमें क्वालिटी स्कूल है। क्वालिटी स्कूल क्या कहता है? अगर कोई एक चीज आपने बेस्ट बनाई, आप सोचते हैं ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, तो ये आपकी गलतफहमी है। हर एक चीज में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ, ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल टू बी चेंज। तो री इंजीनियरिंग जो अप्रोच डेवलप हुआ था वो हुआ था, और इसमें कहता है रीथिंक करो, रीडिजाइन करो, ताकि कि हम किसी भी चीज का एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला सके, चाहे वो क्रिटिकल हो, कंटेम्पररी मेजर्स हो, किसी भी परफॉर्मेंस के हम इसके मेजरमेंट को अगर देखेंगे तो उसमें री इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है। एक कंपनी क्या करती है और कैसे करती है, उसी में
पे डिपेंड करता है कि वो क्या री इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। तो आज के मैनेजर का जो चैलेंज फेस करना है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है फेस करने में, वो सबसे पहले चेंज की जरूरत को समझे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज अ नीड ऑफ चेंज। चेंज की जरूरत को समझना, चेंज आ रहा है उस चीज को देख लेना, और उसके लिए कब इसे चेंज को आ रहा है और हम इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, इन चीजों को देख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी स्कूल में एक्चुअली इसकी रूट्स जो है वो उसके बिहेवियरल, क्वांटिटी सिस्टम, कंटिजेंसी सिस्टम के बेस में है। और क्वालिटी स्कूल यही कहता है आप किसी एक चीज को फोकस करके काम ना करें। इफ यू वांट टू total quality you have to focus on the variables, on the multiple variables। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति का जो कमिटमेंट है और उसकी परफॉर्मेंस है उसको फोकस करो, उसको अच्छी ट्रेनिंग दो, क्या वो करता है और वो क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच के गैप को खत्म करो। क्वालिटी स्कूल का जो मोस्ट कंसर्न या करंट जो इशू है वो यही है कि इसमें आप केवल उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी को फोकस करो, ना उसके बोनस सिस्टम, कोई और टेक्नोलॉजी नहीं। आप बेस्ट क्या ले सकते हो, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट में कैसे आएगी, उसकी परफॉर्मेंस में क्वालिटी कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, उस पे फोकस करने को ही ये जो अप्रोच है ये सेंटराइज करता है या बेस्ड है, और ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। तो ये जो चीज है ये है आपकी क्वालिटी स्कूल्स में। मैंने आपको 17 से लेकर के और 2020 तक के अप्रोचेस का एक लिंक सामने दे दिया है एक ही क्लास में, वरना ये इतना लेंथी टॉपिक है कि इसका जो कंटिन्यूएशन है वो टूटता है, और जहां वो टूटता है वहीं उसका लिंक छूट जाता है। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं इस थॉट्स को तरीके से समझा पाऊं। होपफुली आपको ये चीज समझ में भी आई होगी। आप मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर मेरी क्लास आपको समझ आती है, पसंद आती है, और आप मुझसे और क्या उम्मीद करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।